हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100 में। मैं आपके बीच एक बार फिर से और एक नए क्लास को लेकर के, जिसमें केमिस्ट्री क्लास में हम जो बात करने वाले आज हैं वो है पराशर दाब, यानी क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने पराशर और पराशर की क्रिया को आपको समझाया है। आशा है आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज का जो क्लास है उसी के अंतर्गत थोड़ा आगे हम बढ़ाते हैं और बढ़ाने के क्रम में हम बात कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी क्या है वाष्प दाब क्या होता है, सॉरी पराशर दाब क्या होता है। और पराशर दाब के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे और उसके नियम को लेकर चर्चा करेंगे। और उस नियम में आपके सामने आने वाला है वान हाफ नियम, और वान हाफ ने अपना जो नियम है वो बायल और चार्ल्स के द्वारा दिया है, इसलिए उन्होंने अपने नियम में बायल का नियम और चार्ल्स के नियम को ऐड किया, इसलिए बायल और चार्ल्स का नियम भी वहां पर यूज होता है। यानी वान हाफ यानी बायल वान हाफ नियम एंड चार्ल्स वान हाफ नियम दोनों को लेकर पराशर दाब में हम पढ़ेंगे। चलो आज चलते हैं और पराशर दाब को पूरी तरह से समाप्त करते हैं। चलो ठीक है, तो सभी लोग पेन और कागज को लेकर के बैठ जाएं और अपने एक रूम में सेटलमेंट करें और पढ़ाई करना प्रारंभ करें। समस्याएं सबके साथ आती हैं, याद रखिएगा इस चीज को। आजकल का जो छात्र है वो समस्याओं को लेकर जरा पीड़ित है, और ऐसा नहीं है कि समस्याएं सबके पास नहीं है, लेकिन आजकल का छात्र उसी प्रकार जी रहा है। तो चलो ठीक है, हम बताएंगे इसके विषय में सारा सोल्यूशन आपको बताएंगे, किस प्रकार से पढ़ाई करना है, किस प्रकार से इसको जो है जुड़ना है। तो आप उसको लेकर के एकदम अच्छी तरह से मेहनत करें, हम बताएंगे। और चलो हम लोग चलते हैं और पराशर दाब को पढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 6 विलयन में, और जल्दी से हम विलयन को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आइए। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इस समय? पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, कोई समस्या तो हो नहीं रही होगी, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि इसमें बाधा आना निश्चित है। ठीक है, जब भी कोई अच्छाई का अच्छा कार्य करते हैं आप जीवन में ना, जब कोई अच्छा कार्य आप जीवन में करेंगे तो बाधा आना निश्चित है कि बाधा आएगी, लेकिन उस बाधाओं को जो पार करके आगे निकल पाता है वही लक्ष्य को क्या करता है, प्राप्त करता है। इसलिए लक्ष्य को भेदने के लिए सारी बाधाओं को त्याग दो और जो जंजीरें आपको जकड़ी हुई हैं उसको तोड़ दो, निश्चित है आपको लक्ष्य मिलेंगे। इसलिए आप हमेशा किसी भी समस्याओं को बहाना लेके पढ़ाई मत करें कि हमारे पास ये समस्या ये समस्या ये समस्या है। अरे भाई, मैं बता देना चाहता हूं, दुनिया में ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसका समाधान ना हो। अगर आप समस्या पूर्ण इंसान के साथ बैठते हैं तो समस्याएं ही जन्म लेंगी, लेकिन एक बार आप क्या है, जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक समाधान व्यक्ति के पास बैठे जिसके पास समाधान है उस चीज का, निश्चित है समस्याएं नहीं आएंगे। इसलिए समस्याएं सबके साथ हैं और दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं इसका समाधान ना हो। इसलिए आप लोग बताना चाहता हूं, आप लोग पढ़ाई करें और समस्याओं के साथ मत जुड़े, समाधान के साथ जुड़े। बताऊंगा मैं आपको। विलयन में देखा जाए आपके पास, अभी मैंने तो बताया था और पिछला जो वीडियो में बताया था कि विसरण एंड पराशर की चर्चा आज थोड़े से हम करते हैं। विसरण और पराशर क्या है उसको लेकर चर्चा अगर किया जाए तो विसरण जो होता है पराशर का जस्ट अपोजिट है। यानी क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया डिफ्यूजन दिया गया है एंड क्या है ऑस्मोसिस दिया गया है। तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि इसका संबंध जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से है। अर्धपारगम्य झिल्ली से है भाई। झिल्ली जानते हैं ना, जिसे हम सेमी पर मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली जो है ये पराशरण की घटना, यानी जब विलायक का कण क्या होता है, जब विलायक का कण जो होता है, विलायक का कण अर्धपारगम झिल्ली से स्वतः जो है शुद्ध विलयन की ओर या तनु विलयन जो होता है सांद्र विलयन की ओर किसी अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाहित हो जाता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पराशरण कहते हैं। यानी पराशरण की जो घटना है उसमें केवल एक ही प्रक्रियाएं होती हैं, वो होता है विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली से आर पार निकलना। जबकि विसरण में ऐसा नहीं होता है। विसरण एक ऐसी घटना है जिसमें विलायक का जो कण है वो जो है वो कहाँ चला जाएगा, विलयन की ओर, या विलयन का कण जो होता है विलायक की ओर होना क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि जो है पर अब जो विसरण होता है
विलायक और विलेय के अणुओं को, विलायक और विलेय के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्या होते हैं, गति करते हैं। यानी विलायक का जो कण है विलेय की ओर, विलेय का कण जो है विलायक की ओर। जब इस तरह से घटनाएं दोनों होने लगती हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। यानी देखा जाए डिफ्यूजन जस्ट क्या है, ऑस्मोसिस का अपोजिट है। ऑस्मोसिस में केवल और केवल ओनली है जो है विलायक के कण ही अर्धपारगम झिल्ली से क्या है, एक पार निकल पाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, बिल्कुल इसको कमेंट कीजिएगा। और पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हर एक चीज को हम डीपली देने का प्रयास कर रहे हैं और सब कुछ आपको चीज मिल रहा है जो अन्य क्लासेस आपको नहीं दे रहा है। ठीक है, और आपको बताते चलूं कि सोमवार से लेकर के फ्राइडे यानी शुक्रवार तक के बीच में केवल आपके 5 दिन बायोलॉजी क्लास आप लोगों के अपलोड होंगे, और जिसमें 2 दिन आपका सैटरडे और संडे होगा, उसमें ओनली मैथ के क्लास जो है उस पर क्या जाएंगे। तो आप लोग पूरी तरह इसको आप पढ़ें। फिजिक्स केमिस्ट्री जो होगी वो आपके 7 दिन चलेंगे, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग इसी प्रकार से अपना मैनेजमेंट कीजिएगा और इसी प्रकार पढ़ाई करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो बता दिया मैंने। अच्छा, यहाँ चले तो क्या आपको विसरण की प्रक्रिया समझ में आ गई। विलायक का कण क्या होता है, विलेय की ओर, विलेय का जो कण होता है वो कहाँ बताइए, विलायक की ओर। दोनों एक दूसरे की जब क्या होते हैं, विपरीत दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विसरण की प्रक्रिया कहलाती है। विसरण में नो बाउंडेशन, दोनों ओर क्या है, विलय विलायक के कण क्या है, गति कर सकते हैं। तन विलयन शांत विलयन की ओर जा सकता है, शांत विलयन तन विलयन की ओर आ सकता है। जबकि प्राशर में केवल और केवल मात्र तन विलयन जो होता है अर्धपारगम झिल्ली से कहाँ जाता है बताइए जरा, शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह हो जाता है। तो ये पराशर की घटना के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया, तो विसरण और पराशर आपको बता दिया गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं और पराशर दाब को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। ऑटोमेटिक प्रेशर क्या होती है। ठीक है, ऑटोमेटिक प्रेशर क्या है उसको लेकर के हम बात कर ले रहे हैं। देखो यहाँ पर बात करें हम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो एग्जाम के लिए नहीं है ये कि आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा, बस थोड़ी सी इसको आपको क्या करना, अध्ययन करा। पराशर तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे कि पराशर क्या है, अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के कणों का विलयन की ओर और तन विलयन का सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह कर देना ही क्या कहलाता है, पराशर कहलाता है। अर्धपारगम झिल्ली बीच में रहेगी। अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली के विषय में हमने बहुत सारा डिटेल पॉइंट आपको बताया है कि ऐसी झिल्लियां जो केवल विलायक के कणों को क्या होती हैं, अपने में से आने जाने देती हैं, विलेय के कणों को नहीं। ऐसी झिल्लियां जिसमें केवल विलायक के कण ही क्या होते हैं, आर पार निकल सकते हैं, विलेय के कण नहीं जा सकते, ऐसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। और इसी संबंध में जितनी कोशिकाएं झिल्लियां होती हैं, जंतु झिल्लियां होती हैं, इन सभी झिल्लियों को हम अर्धपारगम के रूप में तो मानते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट आते हैं जो इस बात का खंडन करते हैं कि जो जंतु झिल्लियां होती हैं वो पूर्ण रूप से अर्धपारगम में नहीं होती हैं। और इसको उन्होंने ट्राप आते हैं, ट्राप कहते हैं कि इसमें जो है कॉपर फेरोसाइनाइड से बनी जो झिल्ली होती है वो पूर्णतः क्या होती है, अर्धपारगम में होती है। तो जब पराशर की घटना अर्धपारगम झिल्ली से हो रही है तो निश्चित है पराशर दाब भी इसी प्रक्रिया में होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा क्या है, विलायक से पृथक किए गए विलयन। मतलब मान लीजिए कोई हम एक फलन ले लेते हैं या कोई चीज लेते हैं, फनल लेते हैं और उसमें हम शुगर सोल्यूशन रख लेते हैं और उसको ऊपर क्या है, एक अर्धपारगम झिल्ली बन लगा करके उसको किसी टब में या किसी वाटर से भरे हुए टब में डाल देते हैं, भर उसको रख देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसमें क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए एक आपका कोई पात्र है और उस पात्र में आपने क्या किया है, उसमें शुगर सोल्यूशन ले लिया और उस शुगर सोल्यूशन को जो है आपने क्या किया, इस प्रकार से कोई पात्र लिया और उसके फेस पर आपने क्या किया, अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया और इसके अंदर क्या होता है, शुगर सोल्यूशन है और इसके अंदर क्या है, एक कंटेनर में आपने इसको रखा और इस पे क्या आप देख सकते हैं इसमें लेवल पाइप लग गया पीछे की ओर से। आप इसमें शुगर सोल्यूशन जब है, इसके अंदर शुगर सोल्यूशन है तो शुगर सोल्यूशन उसको वाटर में डुबोया गया है। तो वाटर के जो वाटर क्या विलायक के कण होते हैं, वाटर क्या होता है, विलायक के कण होता है और विलायक जो होगा वो क्या होगा, इसके अर्धपारगम झिल्ली द्वारा इंटर करना प्रारंभ कर देगा, किसके अंदर, शुगर सोल्यूशन के अंदर।
जिससे इसका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा और एक स्थान पे जाकर के ये बिल्कुल रुक जाएगा। मतलब इसका जो प्रेशर होगा और उसका जो प्रेशर दोनों समान हो जाएगा, तो बिल्कुल पराशर की प्रक्रिया क्या होती है, उस समय बिल्कुल रुक जाती है, पराशर की प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो विलायक का जो पार्टिकल होगा अंदर नहीं जाने पाएगा और ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, पराशर दाब की स्थिति कहते हैं। यानी क्या है, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन, विलायक से पृथक किए गए विलयन को, विलयन के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब ही क्या कहलाता है, विलयन का पराशर दाब कहलाता है। क्या कहलाएगा, आवश्यक अतिरिक्त दाब ही क्या कहलाएगा, विलयन का पराशर दाब कहलाएगा। आपको बता देना चाहता हूं कि विलयन जितना सांद्र होगा उसका पराशर दाब उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। विलयन जितना सांद्र होगा पराशर दाब क्या होगा, उतना ही उसका अधिक होता है। तो यहाँ आपको इस चीज को क्या करना है, इस बात को पूरी तरह से ध्यान देना है। किसी विलयन का पराशर जो दाब होता है, या अथमा करके एक परिभाषा आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं कि किसी विलयन का जो पराशर दाब होता है उस बाह्य दाब के क्या होता है, बराबर माना जा सकता है, जिसे विलयन पर आरोपित करने पर पराशर की क्रिया रुक जाती है। क्या होती है, विलयन पर आरोपित करने पर क्या होती है, पराशर की क्रिया रुक जाती है। अर्थात एक अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलायक जो होता है, विलयन, विलायक का विलयन में प्रवेश क्या होता है या प्रवाह क्या होता है, रुक जाता है। तो कंडीशन ये है कि अगर इसमें हम कई प्रकार से इस पराशर की स्थिति को हम क्या करते हैं, देखते हैं। मैंने पहले कहा कि अगर एक आपने कोई पात्र लिया, उस पात्र में शुगर सोल्यूशन लिया है, तो शुगर सोल्यूशन को अगर हम किसी कंटेनर में रखते हैं, उस कंटेनर में क्या है, वाटर रखा हुआ है। वाटर जो होगा वो तल होगा नहीं, क्या है, डाइल्यूट होगा। और डाइल्यूट जो आपका वाटर है, जो तनु है, वो जब क्या होगा, किसके, इसमें पात्र में जाएगा, किसमें जाएगा बताओ जरा, इस पात्र में जाएगा। तो चूंकि पात्र में क्यों जा रहा है, क्योंकि ये सांद्र है। और आपको पता होना चाहिए कि जो शुगर सोल्यूशन है वो पराशर जो है अर्धपारगम झिल्ली से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि बताया गया है कि तनु विलयन जो होता है सांद्र विलयन की ओर क्या है, किसी अर्धपारगम झिल्ली द्वारा क्या है, पराश्रित होता है। या फिर विलायक का जो कण होता है वो सांद्र विलयन की ओर क्या होता है, पराश्रित होता है। तो जो वाटर है, वाटर क्या है, विलायक का कण है, और पारगम झिल्ली द्वारा क्या है, इस शुगर सोल्यूशन में क्या है, जाना प्रारंभ होगा। और जैसे प्रवेश करेगा एक लेवल आएगा और लेवल पे जाकर के रुक जाएगा। अब फिर क्या, जब लेवल पे जाकर रुक जाएगा मतलब इसका दाब और इसका प्रेशर क्या, जब दोनों बराबर हो जाएगा तो पराशर की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो वही कहा गया है कि अब प्रवेश बिल्कुल नहीं होगा। प्रवेश को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब, किसका अतिरिक्त दाब लगाया गया, विलयन पर, प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब को ही हम क्या कहते हैं, पराशर दाब कहते हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा इस चीज को। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के लिए नहीं है कि एग्जाम में आएगा, लेकिन इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लेंगे, फिर आगे हम बढ़े और बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट को लेकर के। ठीक है, चलो आते हैं, और इसी में और भी पॉइंट आप लोगों को मिलता है, और उसका नाम है अति पराशारी, अल्प पराशारी या सम पराशारी, समदाबी। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आपको सामने दिखाई देती हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो सम पराशारी विलयन को लेकर के हम चर्चा करते हैं। यहाँ अगर देखें हम तो सम पराशारी, जैसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से इसको दिया गया है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसे। और सम पराशारी का विलयन होता है जिसमें सम मतलब होता है, सम माने बराबर होता है, और पराशर की बात होती है। सम पराशर मतलब क्या होता है, बराबर पराशर। ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर जिस विलयन का पराशर दाब क्या होता है, समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समपराशारी विलयन कहते हैं। तो पराशर दाब समान कैसे पता चलेगा, जब तक हम दो विलयन नहीं लेंगे तब तक हम कैसे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसलिए बता देना चाहता हूं, जो सम क्या एक स्थिर ताप पर क्या लिखेंगे, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर जिन दो विलयन का, जिन दो विलयन का पराशरण दाब, क्या बताओ, पराशरण दाब
समान होता है, समान होता है, ठीक है। स्थिर ताप पर जिन दो विलयन का पराशर दाब समान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे समपरासारी, समपरासारी, समपरासारी क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, समपरासारी विलयन कहते हैं। याद रखिएगा, समपरासारी विलयन कहते हैं, ठीक है। समस्थिर ताप पर जिन दो विलयन का पराशर दाब क्या होता है, समान होता है, उसे हम समपरासारी विलयन कहते हैं। कैसे मतलब दाब समान हुआ, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं एक अर्धपारगम झिल्ली। क्या ले लिया बताओ, अर्धपारगम झिल्ली हमने ले लिया। अर्धपारगम झिल्ली की बात करें, अर्धपारगम में झिल्ली की बात कर लेते हैं, अर्धपारगम में झिल्ली की बात करें तो यह जो झिल्ली, इसमें एक तरफ अगर हम एक विलयन लेते हैं ए और दूसरा विलयन बताओ क्या है, बी है। एक विलयन क्या है बताओ, ए है, और दूसरा विलयन बताओ क्या है, बी है। तो दोनों विलयन की अगर हम क्या करते हैं, इसमें 1 लीटर पानी लेते हैं और 1 लीटर पानी में, याद रखिएगा क्या करना है, 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में जो है हमने 10 ग्राम चीनी मिला दिया। क्या मिलाया, 10 ग्राम चीनी मिलाया। और यहीं पर भी 1 लीटर पानी में बताओ क्या किया गया, यहाँ पर भी जो है 10 ग्राम चीनी मिला दिया। तो बताइए दोनों विलयन की सांद्रता समान हुई कि नहीं हुई, दोनों विलयन की सांद्रता कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि दोनों में 1 ही लीटर पानी है और 1 ही लीटर पानी में 10 ग्राम चीनी मिला रहे हैं। लेकिन यहाँ स्थिति तब ऐसी होगी जब ताप बिल्कुल क्या रहे, स्थिर रहे, क्योंकि टेम्परेचर के परिवर्तन हो जाने से उसके सांद्रता में बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि समपरासारी की घटना हो, अति परासारी की घटना हो, अल्प परासारी की घटना हो या फिर समदाबी की घटना हो, ये टोटल जितने भी होते हैं ये स्थिर ताप पर ही सारी चीजें होती है। यानी टेम्परेचर को आपको क्या करना रहेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे फिर उसके जब आप इसमें देखेंगे तब वहां पर इसकी प्रक्रिया का आप अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि ताप जो होता है परिवर्तन करने से उसकी सांद्रता परिवर्तित हो जाएगी, जो कंसंट्रेशन जब परिवर्तित हो जाएगी तो उसकी पराशर दाब में भी क्या होगा, बदलाव हो जाएगा, जिससे हम एक एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ अगर देखें कि अगर दोनों क्या हैं, ताप स्थिर हैं और दोनों विलयन का सांद्रता समान है, जब दोनों विलयन की सांद्रता समान है तो इस अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया प्रेशर भी बताओ कैसा होगा, समान होगा। तो वही कहा गया है, स्थिर ताप पर जिन दो विलयन का पराशर दाब कैसा होता है, समान होता है, उसे हम समपरासारी विलयन कहते हैं। लेकिन अगर हम अलग अलग विलयन, अलग अलग सांद्रता का विलयन ले लेंगे तो जो विलयन तन होगा उसका पराशर दाब कम होगा और जिस विलयन का जो है सांद्र होगा उसका पराशर दाब क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो ये विलय की मात्रा, अगर स्थिर ताप है तो विलय की मात्रा पर भी निर्भर करेगी ये चीजें। लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ समपरासारी यानी आइसोटोनिक जो आपका सोल्यूशन है, ये तभी होगा जब पराशर दाब के दोनों ओर स्थित जो विलयन है वो पूरी तरह से क्या हो, एक ही सांद्रता के हो और उसमें जो विलयन जो बना हुआ उसमें विलय की मात्रा समान हो, तभी जो होगी ये प्रक्रियाएं आ सकती हैं। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, तो इसको आप क्या करें, नोट कर लें, फिर इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या होगा जब विलयन तो समपरासारी हो गया, विलयन जब सब परासारी हो गया तो क्या पराशर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। याद रखिएगा, पराशर होगा क्या, नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब इधर का विलयन और इधर का विलयन दोनों की सांद्रता समान हो गई है तो ना इधर के विलायक के कण इस पार आएंगे ना इधर के विलायक के कण इस पार आएंगे। क्या आएंगे ऐसे प्रक्रिया में, बिल्कुल नहीं आएंगे। और जब नहीं आएंगे तो पराशर की घटना नहीं होगी, अर्थात समपरासारी विलयन में पराशर की घटना नहीं होती है। तो लिख सकते हैं समान ताप पर दो समपरासारी विलयनों को एक दूसरे से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा क्या लिख सकते हैं बताओ जरा, समान ताप पर, समान ताप पर
दो समपरासारी विलयन को, दो समपरासारी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखने पर जो विलायक कण होंगे वो क्या होंगे, आर पार, एक दूसरे के आर पार नहीं निकल सकते हैं। रखने पर, पृथक अगर रख दिया जाएगा तो पृथक रखने पर क्या होगा, विलायक का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता। पृथक रखने पर विलायक का जो प्रवाह है, विलायक का जो प्रवाह है, प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होगा, किसी भी दिशा में नहीं होगा। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात परासरण नहीं होगा। परासरण बोलो, नहीं होगा, याद रखिएगा इसको, परासरण नहीं होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस परिस्थिति में परासरण नहीं होगा, तो जब विलयन कैसे होंगे, समपरासारी होंगे, या अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किए गए विलयन स्थिर ताप पर उनकी सांद्रता कैसी हो, समान अगर है तो वो क्या है, समपरासारी कहलाएंगे। और ऐसी स्थिति में ना इधर के विलायक इधर आएंगे, ना इधर के विलायक इधर आएंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, समपरासारी विलयन का नाम दे देंगे। और समपरासारी विलयन में परासरण बिल्कुल नहीं होता है, तो इनको आप नोट करें। फिर और हम पॉइंट को इसमें ऐड करना चाहते हैं, जो कि ऐड करेंगे। तो कैसा लग रहा है आज का क्लास, बिल्कुल आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि देखो इसी से मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपको और अच्छे तरीके से हम वीडियो देने का प्रयास करेंगे। हालांकि बायोलॉजी में भी थोड़ा बॉटनी का पार्ट चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉटनी जो होता है ऑलरेडी अपने में डिफिकल्ट पार्ट है, उसको थोड़ा समझना समस्या होती है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट को चर्चा करेंगे, तो आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप उसको लेकर के बिल्कुल चिंतित ना रहें, आपको सब कुछ A to Z एकदम अच्छी तरीके से आपके सामने दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता ही होगा, फिजिक्स का जो क्लास है वो समाप्त हो चुका है। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है, उसका न्यूमेरिकल सेशन जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। और वो चीज जैसे ही आता है आपको लाइव क्लास के माध्यम से उसको दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आपको सब कुछ सही तरीके से आपको यहाँ से दिया जा रहा है, ना तो कोई भी जल्दबाजी नहीं, आराम से आपको सारे क्लास को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग और बात कर लेते हैं ये चीजें, पॉइंट ये अगर हो गई तो यहीं पर एक पॉइंट को और थोड़ा ऐड कर लेते हैं। अगर कोई दो विद्युत अनपघट्य है, दो विद्युत क्या बताओ, अनपघट्य, दो विद्युत अनपघट्य, अपघट्य, अगर दो विद्युत क्या है, अनपघट्य होते हैं। अनपघट्य का मतलब होता है ऐसे विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके। एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि तनु विलयन जब आप पढ़ रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी यानी गुण पढ़ रहे हैं, तो आपको एकदम क्लियर कट ये होना चाहिए कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो हमेशा और हमेशा वैद्युत अनपघट्य के नियम पर ही चलता है। यानी ऐसे विलयन को हमको लेना है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित बिल्कुल ना हो सके। जिस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसी विलयन को हम कहीं ना कहीं वैद्युत अनपघट्य विलयन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। जितनी भी विलयन जो विद्युत संयोजी बंध द्वारा, यानी एक धातु और धातु द्वारा जो विलय पदार्थ होता है ना, विलय पदार्थ में अगर एक धातु और एक अधातु है, नॉन मेटल और मेटल से मिलकर के अगर कोई धातु बना हुआ है, तो जब भी उसे जल में हम घोलेंगे तो उसके ऊपर जब वो विखंडित होता है तो धातु पर क्या आएगा, आयन चार्ज आएगा, और एक पॉजिटिव आयन से उसमें तुरंत धारा चलना प्रारंभ हो जाती है। जबकि चीनी जैसे विलयन में अगर हम क्या करते हैं, अगर चीनी को क्या करते हैं, हम पानी में घोलते हैं, तो उसमें चीनी को जब पानी में घोलेंगे तो चीनी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के नाते कभी भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो ये चीजें आपको क्या करना है, अपने दिमाग में रखना है।
तो दो वैद्युत अनवघट्य हों, अगर दो वैद्युत अनवघट्य की जो है समपराशारी, दो वैद्युत अनवघट्यों के विलयनों की समपराशारी विलयनों की क्या है, दो विद्युत अनवघट्य, ऐसा लिखिएगा, दो विद्युत अनवघट्य दो विद्युत अनवघट्य के समपराशारी विलयन के समपराशारी विलयन की क्या होती है, विलयन की जो मोलर सांद्रताएं होती हैं, मोलर सांद्रताएं क्या होती हैं, मोलर सांद्रताएं क्या हो जाएंगी, समान होती है। मोलर सांद्रताएं क्या होती हैं, समान होती हैं। याद रखिएगा, मोलर सांद्रताएं क्या होती है, समान होती है। यदि क्या है, दो विद्युत अनवघट्य Na विद्युत अनवघट्य ए तथा बी हैं, जिनकी मोलर सांद्रताएं कितना बताओ, Na/Va तथा Nv/Vv हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तो समपराशारी विलयन के लिए क्या हो जाएगा, विलयन के लिए क्या हो जाएगा, इनकी मोलर सांद्रताएं कैसी होंगी, समान हो जाएंगी। विलयन के लिए इनकी मोलर सांद्रताएं क्या होंगी, समान होंगी, यानी Na/Nv इज इक्वल Na/Vv, Va इज इक्वल क्या हो जाएगा, Nv अपान कितना होगा, Vv हो जाएगा। इस चीज को आपको पूरी तरह से ध्यान देना है और इसको याद रखना है, ठीक है। दो अगर विद्युत अनवघट्य हैं तो अगर इस समपराशारी के रूप में है तो इनकी जो मोलर सांद्रताएं, मोलर जो सांद्रता होती है, मोलरता का संबंध जो है मोलरता है, तो मोलरता अगर क्या होता है, मोलों की संख्या क्या होता बताओ, किसी विलयन की जो मोलरता होती है, और वैसे भी सांद्रता का मात्रक क्या होता है, जो सांद्रता का मात्रक है वो ग्राम प्रति लीटर होता है। सांद्रता का मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर। यन क्या है, यन बताओ मोलों की संख्या है, यन बताओ क्या है, मोलों की क्या है, संख्या है, और ये वी क्या है, आयतन है लीटर में। अच्छा, अब यहाँ मोलों की संख्या की बात करें तो क्या होगा, भार बटा क्या होता है, अणुभार होता है। क्या होता है बताओ, भार बटा अणुभार अपान कितना होगा, आयतन हो जाएगा। तो भार अणुभार जो होता है इसका मात्रक एएमयू में होता है, यानी क्या है, एटम मास यूनिट में होता है, इसको लिखते ही नहीं है। और भार जो लिए हैं उसके किसमें लिए हैं, ग्राम में लिए हैं, तो क्या होगा, आयतन किसमें, लीटर में हो जाएगा, तो ग्राम प्रति क्या होगा, लीटर हो जाएगा। यानी किसी भी जो विलयन की सांद्रता होती है उसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो इतनी समझ में आई पॉइंट, इनको आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के क्रम में हम बात कर लेते हैं अति पराशारी और अल्प पराशारी को लेकर के। सबको सब कुछ क्लियर हो रहा है, कोई समस्याएं तो नहीं हो रही है ना, चलो नहीं समस्याएं हो रही तो बहुत अच्छी बात है, समस्याएं हो रही हैं तो भाई उसके समाधान में लाया हूं। समाधान मेरे पास है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सारी चीजें आपको बता सकता हूँ, ठीक है, सब कुछ क्लियर कर सकता हूँ। दुनिया की कोई ऐसी लक्ष्य नहीं है जिसको एक छात्र प्राप्त ना कर सके, बस वो भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। कर्मवादी इंसान दुनिया के हर लक्ष्य को क्या है, प्राप्त कर सकता है, बस उसे ईमानदारी से उस लक्ष्य के प्रति क्या है, कम कर्म करने की क्या है, आवश्यकता होगी। तो इसलिए आप ऐसा ना रखें अपने दिमाग में कि कोई चीज हम प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, सकारात्मक ऊर्जाएं जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करती है ना, तो सारे लक्ष्य क्या है, मिलते हुए नजर आते हैं, फिर समीप दिखाई देता है, वो चीज मुझे प्राप्त हो सकती है। लेकिन जब हम अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं का बहुत काफी मात्रा में समावेश कर लेते हैं ना, तो हर चीज नजदीक आई हुई चीज हमको ऐसी लगती है कि अब वो मुझे नहीं मिल सकती है। इसलिए हमेशा आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहें, हर एक चीज आपको मिल जाएगी, बस आपको मात्र क्या है, भाग्यवादी नहीं रहना है, कर्मवादी रहना है।
नसीब भाई साहब कर्मों से बनती है, नसीब बन करके नहीं आती। याद रखिएगा इस चीज को, नसीब क्या होती है, कर्मों से बनती है। जितना कर्म आप अच्छा करेंगे आपके नसीब भी उतने ही अच्छे बनेंगे। लेकिन कर्म ही नहीं करना चाहते हैं तो नसीब कहाँ से होगी। यदि आप सोच लें कि एक किसान अगर भाग्यवादी है और वो सोच ले कि मेरी किस्मत में अगर होगा, मेरे भाग्य में ये होगा कि अपने आप उस खेत में फसल उग जाएंगे, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसे कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ ये है, मान लो कि दो किसान हैं और दोनों समान मेहनत करते हैं, समान तरह से उसमें उर्वरक डालते हैं, समान उसमें बीज डालते हैं, समान पानी डालते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसमें समान उपज ना मिले, लेकिन जितना वो कर्म करेगा उतना तो उसे मिलना निश्चित है। इसलिए कर्म पर विश्वास कीजिए, भाग्य पर, नसीब पर विश्वास ना कीजिए। क्योंकि देखिए, नसीब हमने देखा है, नसीब ऐसे वाले बहुत ऊंचे वाले को नसीब गिरता हुआ, मतलब वो गिर करके जमीन पे धराशायी होता है, और एक व्यक्ति शून्य से क्या होता है, शिखर तक पहुंचने में समय नहीं लगता है। इसलिए कर्म पे विश्वास रखिए और कर्म करते रहिए। निरंतरता ही क्या होती है, जीवन होती है। जिस दिन आप क्या है, अभी अपने जीवन में क्या करें, एक दिन अगर, 2 दिन आपने, 3 दिन आपने लगातार मेहनत किया, पढ़ाई के प्रति सोचना प्रारंभ किया, उसको अपने लक्ष्य को देखना प्रारंभ किया, निश्चित है आप क्या है, एक आदत सी बन जाएगी, बिना पढ़े आप रह नहीं पाएंगे। लेकिन उसी क्रम में अगर आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन पढ़ना बंद कर देते हैं, निश्चित है आपको फिर चौथे दिन, 5वें दिन आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए निरंतरता अगर आपके अंदर है तो एक आदत बनेगी, और निरंतरता आपके अंदर नहीं है तो कोई भी आदत नहीं बनेगी। इसलिए हर एक लक्ष्य को पाना आसान भी होता है और हर एक लक्ष्य को पाना क्या होता है, कठिन होता है। उस लक्ष्य को पाने के पीछे आपके कर्म होते हैं। अगर आप ईमानदारी से उसके प्रति कर्म करते हैं तो वह लक्ष्य नजदीक है, अगर आप उसके पीछे नहीं लगते हैं तो वह बहुत काफी दूर हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। मैं बस केवल बताना चाहता था इस प्रकार से कि बहुत सारे छात्र क्या होते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें होने लगती हैं कि क्या करूं, कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, इतनी मोटी किताबें, इतना लंबा सिलेबस, तो सब कुछ। देखिए, कुछ लंबा नहीं होता, बस मेरी सोच लंबी होती है। मेरी सोच के अंदर, मेरे ब्रेन में क्या है, निगेटिविटी आ जाती है। हर एक चीज आपके लिए बनी हुई है, बस केवल आपको कर्म करना है। ठीक है, चलो आते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं, इतना हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट को लेकर के, और वह पॉइंट है, क्या है, अति पराशारी और अल्प पराशारी। अति पराशारी और क्या है, अल्प पराशारी ब्रेन को लेकर के बात कर लेंगे हम। यानी हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, तो बीच में कहा जाता है भाई, एक बात याद रखिएगा कि कभी कभी ये जो होता है, इंग्लिश के नाम में पूछ लेता है कि हाइपरटोनिक क्या है और हाइपोटोनिक क्या है, इतना पूछ लेता है। पता क्या चला कि हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लिया, दिमाग तो पलट गया। देखो बता दूं मैं बाबू कि जो है इंग्लिश, देखिए माध्यम भाषाएं क्या होती है, माध्यम होती है जीवन शैली की, बात करने की, संप्रेषण की बातें होती हैं उसमें। संप्रेषण जो है अपनी बातों को कहने के लिए चीजें होती हैं। नहीं तो फिलहाल हमको तो नहीं लगता है कि लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम होना चाहिए जीवन में। फिलहाल अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी थिंकिंग, ठीक है। तो बात ये होती है हाइपरटोनिक, बहुत बड़ी चीजें नहीं। देखो साइंस के जो कुछ शब्द है ना, साइंस जो होता है, साइंस के कुछ निश्चित शब्द होते हैं, और उस शब्द का अगर आप अर्थ जानते हैं तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको अर्थ नहीं जानते हैं, कि बहुत सारी चीजें हैं, हम लगातार पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, हम हर चीज को रटने का प्रयास करते हैं। रटो मत, हर एक भी चीज को रटो मत, हर चीज को समझने के प्रयास करो। भाई साहब, जिस दिन आपके ब्रेन में क्या है, हर एक चीज की कल्पना आना प्रारंभ आ गई, जिस दिन आप हर एक चीज को क्या है, अपने दिमाग में फिगर बनाना प्रारंभ किए, जिस दिन आपने अपने ब्रेन में क्या उस चीज का चित्र बनाना प्रारंभ किए, दुनिया की सारी लक्ष्य क्या है आपकी होगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा ताकत नहीं है आपको क्या सफल होने से रोक सकता है। बस केवल आपको क्या करना है, अपने ब्रेन में पढ़ा हुआ चीज का चित्र बनाना है। ठीक है, चलो तो चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर शब्द ही सब कुछ बयां कर देता है, शब्द ही सब कुछ बयां कर देता है। क्या बयां करता है, ये अति है। अति माने क्या होता है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक। अति मीन्स क्या होता है, अधिक।
ना अति गर्मी ना अति धूप, यानी अधिक मात्रा में जब कुछ आ जाता है लाइफ में तो समस्याएं होने लगती हैं। और ये है अल्प। अल्प माने क्या होता है? थोड़ा, या क्या होता है? कम होता है। याद रखिएगा, ये क्या है? थोड़ा है, और ये क्या है? अधिक है। अगर अधिक की बात करें तो अधिक दाब यानी अधिक, अति परासारी, अल्प परासारी। परासारी का मतलब है पराशरण दाब से है। किससे है? ऑटोमेटिक प्रेशर से है। किसका? परासारी का है। यानी जिस विलयन का परासरण दाब क्या होता है? अधिक होता है। जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे हम अति परासारी कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे अति परासारी कहेंगे। और जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसे अल्प परासारी कहेंगे। अभी तो मैंने बताया ना कि जो विलयन सांद्र होगा, यानी जिस विलायक में विलय की मात्रा अधिक हो जाएगी, सांद्र होगा जब विलयन, तो जब विलयन सांद्र रहेगा तो वो गाढ़ा होगा, और जब गाढ़ा होगा तो अर्धपारगम झिल्ली पर उसका दाब क्या होगा? अधिक होगा। जैसे सोचो दिमाग से, एक हम कपड़ा लेते हैं, एक मार्किन वाला कॉटन का कपड़ा ले लेते हैं। दो कपड़े ले लो, एक में शहद रखो और एक में पानी। शहद को गिराओ और पानी को गिराओ तो देखोगे कि जो कपड़ा जिसपे शहद गिर रहा है वो तेजी से नीचे से लटका रहेगा। शहद जो है नीचे जल्दी नहीं आ सकता, लेकिन पानी फटाक से नीचे आ जाएगा। तो पानी का परासरण तेजी से हो गया। जब पानी का परासरण तेजी से हो गया तो उस कपड़े पर उसका प्रभाव कम दिखा, उस पर दाब कम दिखा। जबकि शहद जो है उस पर जो है लटकन ज्यादा हो जाएगी। भाई साहब क्योंकि वो भारी है, सांद्र है, दबाव अधिक हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? आना चाहिए समझ में। देखिए ध्यान से, सुनिए इधर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर दो विलयन हैं तो दो विलयन की अगर बात करें यहाँ पर तो समानता पर दो विलयन में क्या लिखेंगे? समान ताप पर दो विलयन में जिस विलयन का परासरण दाब क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। उसे क्या कहेंगे? उसे अति परासारी कहेंगे। क्या कहेंगे? अति परासारी विलयन कहा जाएगा। क्या कहेंगे? अति परासारी कहेंगे। अति परासारी तथा जिस विलयन का परासरण दाब क्या होगा? परासरण दाब क्या होगा? परासरण दाब कम होगा। क्या होगा? कम माने काव तनु, कम होगा उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। अल्प परासारी विलयन कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? इस चीज को आप बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, तो ये इतना हुआ हमारा एक पॉइंट हुआ जो अति परासारी और अल्प परासारी को लेकर के बात हो रहा है। इसमें बताया गया जिस विलयन सांद्र विलयन के परासरण दाब अधिक होगा, तन विलयन का परासरण दाब कम होगा। बस इतना आप लोग याद रखेंगे। ये मान लीजिए एक अर्धपारगम झिल्ली है। सपोज दैट हम लिखते हैं, देखो ये मान लो अर्धपारगम झिल्ली है। इधर है तनु विलयन, क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और इधर जो है सांद्र विलयन है। सांद्र विलयन है तो आपको पता होना चाहिए सांद्र विलयन का जो परासरण दाब होगा, कंसंट्रेशन, और यहाँ जो होगा प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए PC इज ग्रेटर देन क्या होगा?
पीडी, डी मीन्स डाइल्यूट हो गया, सी मीन्स क्या, कंसंट्रेशन हो गया, यानी सांद्र विलयन का परासार अधिक होगा तब का क्या होगा, कम होगा। तो ये जो विलयन होगा ये अति परासारी में पहुंच जाएगा और ये क्या होगा, अल्प परासारी में क्या होगा। क्या समझ में आया पॉइंट? हमको तो लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आ गया है तो यहीं तक रोक देते हैं, क्योंकि वीडियो जब काफी लंबा हो जाएगा तो आप जैसे आलस्यपूर्ण जो छात्र हैं, खासकर हम सबको नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे छात्र आलस्यपूर्ण होते हैं। आलसी मतलब कि ठीक है कि चलो ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, बाद वाला सिस्टम ना रखिए भाई साहब जिंदगी में, क्योंकि बाद कभी आता ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको जो चीज समय मिले तभी आप इसको पढ़ें, और क्या है, एक निश्चित टाइम बनाए लाइफ में कि मुझे ये चीज पाना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आज का? आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये स्टडी 100 है, 100 का मतलब होता है 100%। आपको 100% जो दिया जा रहा है वो पूरी तरह से एकदम अच्छी तरह से दी जा रही है और सभी कुछ चीजें एग्जाम में आने वाली हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू।